स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। वेरी नाइस। तो कल हम लोगों ने ओएसए मॉडल के पीडीयू तक कंप्लीट कर लिया था। वेरी नाइस। ओएसए मॉडल में किसी को कोई प्रॉब्लम है कल? मतलब किसी को कुछ पूछना है ओएसए मॉडल में? आज हमारा डे 6 है एन प्लस का। सॉरी, एक्स्ट्रा फ्लैग एंड बाइट्स जो है वो आपके ब्लॉक्स में है, जो सेगमेंट और फ्रेम में कंसिडर किया जाता है। एक्स्ट्रा फ्लैग एंड बाइट्स का सिर्फ इतना सा काम है, आपके सेगमेंट के और फ्रेम के साइज को मेंटेन करना। सेगमेंट में बाइट्स हम एक्स्ट्रा इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि वो हमारे डेटा को सिक्योर करेगा, और फ्रेम में हम बाइट्स को इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि वो मेरे फ्रेम के साइज को मेंटेन करेगा। दैट्स द, इसीलिए उस चीज का यूज होता है। और जो फ्लैग होता है वो आपके स्टेट को बताता है कि आपका जो आपका ये जो फ्रेम है और जो सेगमेंट है वो किस स्टेट में है, वो ओके स्टेट में है या वो पेंडिंग स्टेट में, वो किस स्टेट में है, ये बताता है। ठीक है, और कुछ? एनीवन? सर कल की मेरी क्लास मिस हो गई थी, तो कल की क्या मुझे रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी सर? नहीं, रिकॉर्डिंग क्लास नहीं मिलेगी। ओके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टर्म है आज का वो है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल को अगर हम पूछे तो प्रोटोकॉल क्या है, तो इट इज जस्ट अ सेट ऑफ रूल्स which allow us or tell us that how to establish the communication with the network। मतलब ये हमको हेल्प करता है कि हम कैसे किसी भी नेटवर्क में अपने कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है? क्या रूल्स एंड रेगुलेशन? रेगुलेशन रूल्स का क्या मतलब है? तो रूल्स का मतलब है आपके रेगुलेशन, मतलब डूज और डोंट्स। आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो इस चीज को समझने के लिए हम इंडियन रोड का एग्जांपल लेते हैं। अगर इंडियन रोड पे हमको बाइक चलाना है, हमको कार ड्राइव करना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, हमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए। और वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो इंडियन रोड के हैं वो हमको क्या हेल्प करते हैं? वो हमको हेल्प करते हैं कि आप अपने डेस्टिनेशन तक सही तरीके से पहुंच पाए, आपका कोई भी चीज हैम्पर ना हो, आप अपने जो भी चीज के लिए आप निकल रहे हैं वो चीज आप कर ले। आप कहीं जा रहे हैं तो आप इजीली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए, कहीं ट्रैफिक जैम ना हो, सारी चीजें एक परफेक्ट वे में चले, इस चीज के लिए हम फॉलो करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, जो आपका इंडियन रोड है वहां पे अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगा, हर कोई अपने मन मर्जी से चलेंगे। जब हर कोई अपने मन मर्जी से चलेंगे तो क्या होगा? तो वहां पे एक ही चीज होगा कि हमेशा ट्रैफिक जैम लगेगा, हमेशा एक्सीडेंट होगा, कोई कहीं के लिए निकल रहे कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। दैट इज अ टर्म। तो इस चीजों को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? हमारे पास रेगुलेशंस होते हैं, हमारे पास तरीके होते हैं। तो यहीं पे अब इस चीज को समझने के लिए अब एक चीज करें। जो आपका जो रोड, जो इंडियन रोड है, उसको कंसीडर कर ले कि ये मेरा नेटवर्क का पाथ है या नेटवर्क है। ठीक है, और जो भी व्हीकल है, जो भी आदमी उस रोड के ऊपर चलते हैं, उसको कंसीडर कर ले डेटा पैकेट्स। तो अब अगर मेरे पास रूल्स नहीं होंगे तो क्या होगा? डेटा कोलिजन होगा, डेटा का ट्रैफिक जैम लगेगा। वहां पे कोई भी जो रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स फुलफिलमेंट नहीं हो पाएगा। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम प्रोटोकॉल्स पे आते हैं, जो हमको तरीका बताता है कि आप कैसे सारी चीज को कैरी ओवर करें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अब इंटरव्यू में बैठे हैं तो हम बोलेंगे इट इज अ सेट ऑफ रूल्स। तो अब जैसे कि अब हम लोग एक एडवांस हो रहे हैं, अब हम लोग सारी चीज समझ रहे हैं, तो हमारे पास एक प्रोफेशनल डेफिनेशन भी होना चाहिए। जैसे पावर को अगर हम बात करें तो पावर इज अ यूनिट, लाइक पावर को यूनिटी बोलते हैं ना, करंट, दैट इज सम काइंड ऑफ। तो हर एक चीज का अपना अपना एक डेफिनेशन होता है। स्कूल लाइफ में उस चीज का अलग डेफिनेशन हुआ,
और आपका आपके कॉलेज लाइफ में उसका अलग डेफिनेशन हुआ, प्रोफेशनल लाइफ में आप जाते हैं तो उसका एक अलग डेफिनेशन होता है। उसी टर्म्स पे यहाँ पे हमारे पास जो प्रोटोकॉल है उसका भी एक अपना डेफिनेशन वो है। इज अ प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, और इन्हीं चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया है, राइट। अब हम लोग मूव करें टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। टाइप्स तो क्या है? Recording in progress. Over here, the types HTTP, like we are having a multiple types over here. So in this term, so हमारे पास क्या है? पहला है HTTP, स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। ट्रांसफर कहाँ पे करना? टारगेटेड लोकेशन पे ट्रांसफर करना। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब आपको लेके जाते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो किसके बेसिस पे लेके जाते हैं? इस HTTP के बेसिस पे। अब यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब है? तो इस पूरे इन्वायरमेंट में हमारे पास दो तरीके के टेक्स्ट होते हैं। पहला, एक प्लेन टेक्स्ट जो नॉर्मल लिखा होता है, और एक हाइपर टेक्स्ट जो अपने अंदर कहीं ना कहीं के टारगेटेड लोकेशन को सिक्योर कर रखता है। ठीक उसी की तरह जब आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं तो वहां पे आपको लिखा हुआ आता है, ठीक है। और वहां पे दो स्टेट में लिखे हुए आते हैं, एक ब्लू कलर अंडरलाइन फॉर्मेट में बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए आते हैं, और दूसरा एक नॉर्मल स्टेट में लिखा। जो ब्लू स्टेट में बोल्ड लेटर्स में अंडरलाइन स्टेट में होते हैं उनको बोलते हैं हम हाइपर टेक्स्ट। कि जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप कहीं ना कहीं डिजायर्ड लोकेशन पहुंच जाएंगे, उसके टारगेटेड लोकेशन पहुंच जाएंगे। तो आपको आपके लोकेशन से टारगेटेड लोकेशन तक लेके जाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक उसी तरीके से एचटीटीपीएस का भी काम है। एचटीटीपीएस का भी काम सेम है, बस फर्क इतना है
कि HTTPS आपका सिक्योर है। सिक्योर कैसे है? तो सिक्योर है आपके SSL सर्टिफिकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर के, ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू, करेक्ट। तो ये जो सिक्योर सॉकेट लेयर है, ये क्या है कि ये एक तरीके का सर्टिफिकेट है। क्या करता है ये? इसका सिंपल सा काम है कि आपके जितने भी लेयर्स हैं उसको सिक्योर कर देता है। अब क्या है कि सिक्योर सॉकेट लेयर में मिलता क्या है? तो सिक्योर सॉकेट लेयर में आपको एल्गोरिथम लिखे हुए मिलते हैं जो आपके सारे ट्रांजेक्शन्स को, जो आपके सारे ट्रांसफरिंग प्रोसेस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इवन जो वेबसाइट के ऊपर कंटेंट होते हैं उनको भी सिक्योर करने का ये SSL का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अब ये हम लोग ले कहाँ से सकते हैं? या तो आप इसको खुद बना सकते हैं, दूसरी चीज है आप किसी भी डोमेन या होस्टिंग प्रोवाइडर से आप इस चीज को परचेस कर सकते हैं। इसका प्राइसिंग आपका 60 रुपीज 70 रुपीज से भी स्टार्टिंग होता है, आपके ये 1000 10,000 तक भी जाता है। क्यों? क्योंकि वेरी करता है कि आप किस लेयर के ऊपर किस वर्जन का सिक्योरिटी ले रहे हैं, कैसा सिक्योरिटी आप परचेस कर रहे हैं, उस सिक्योरिटी का क्या लेवल है, वो अनब्रेकेबल है, ब्रेकेबल है, इन सारी चीजों के ऊपर भी SSL डिपेंड करता है। तो बस फर्क इतना है कि एक वो अनसिक्योर है, बाकी जो वर्किंग है दोनों का सेम। बात करते हैं FTP। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है इसका क्या काम है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का सिंपल से काम क्या है कि ऑफलाइन स्टेट में, ऑनलाइन स्टेट में आप जितनी भी चीजें फाइल के साथ करते हैं उन सारी चीजों को हैंडल कौन करेगा? फाइल ट्रांसफर। अपलोडिंग, डिलीटिंग, डाउनलोडिंग, ऑल्टरिंग, रिमूविंग, क्रिएटिंग, कॉपिंग, मूविंग, कोई भी चीज करना, कुछ भी चीज आप करते हैं उस चीज में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। जैसे अभी ये पेज खुला हुआ है, अब हम इसको सेव कर रहे हैं, तो ये सेव भी हो रहा है। कैसे सेव हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ FTP प्रोटोकॉल। बात आती है SMTP, स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है इसका क्या काम? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिंपल सा काम है कि ये आपके मेल के प्रोसेसिंग को हैंडल करता है। जो भी आप मेल सेंड करते हैं, जो भी आप मेल रिसीव करते हैं, इसको हैंडल करता है। इसको यूज करने के लिए हमें कोई भी सर्वर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये ज्यादातर आपका यूज होता है @gmail.com। एक नॉर्मल यूजर्स इसको यूज करते हैं। इसके ऊपर आपको जो भी मेल्स रिसीव होंगे उसके कोई नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएंगे, और जो भी प्रोसेसेस है ये अपने अकॉर्डिंग करता है। अगर इसमें एक बार डेटा, अगर मेल आपका लॉस्ट हुआ तो वो लॉस हुआ, वो रिकवर नहीं हो सकता। ये ठीक उसी तरीके से काम करता है जस्ट लाइक कि आपका जो पोस्ट बॉक्स है, आपका जो पोस्ट बॉक्स है उसमें कोई भी मेल आया तो उसने उस पर ड्रॉप कर दिया और वो चला गया। घर के बाहर जो पोस्ट बॉक्स लगा होता है उसमें आपका कुरियर ने मेल ड्रॉप किया और चला गया। आपको जब मन किया आप उस बॉक्स को खोलेंगे, उसमें से लेटर निकालेंगे और पढ़ेंगे। आपने मेल को एक्सेस नहीं किया तो मेल वहीं पड़ा हुआ है, या फिर उसमें से कोई अगर मेल निकाल के ले गया आपका तो वो चला गया। दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। वहीं पे अगर हम POP के बारे में बात करें तो POP स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये जो POP है ये क्या है? ये भी एक मेलिंग प्रोटोकॉल है जो आपके सारे मेलिंग प्रोसेस को हैंडल करता है। ये ज्यादातर यूज होता है बिजनेस यूजर्स के लिए एट बिजनेस नेम के ऊपर। और इसको यूज करने के लिए हमें एक मेलिंग सर्वर की जरूरत होती है, और इसके ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं मेल के, वो सारी चीजों का बैकअप होता है और सारी चीजों का नोटिफिकेशन हमारे पास आता है। जो बैकअप होता है दो स्टेट पे होता है, एक मेलिंग सर्वर के ऊपर और एक क्लाइंट के ऊपर, ठीक है। अब क्या है कि ये उस तरीके का प्रोटोकॉल है जैसे आपके पास कुछ कुरियर आता है तो आपके पास कॉल आता है कि सर आपका ये कुरियर रिसीव हुआ है, आपको कहाँ डिलीवर कर। दैट इज अ POP प्रोटोकॉल। अब बात करते हैं TC, स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या है कि ये आपकी जो भी फाइल्स हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने का काम है। जो TCP है वो जब भी लेके जाता है तो सबसे पहले यूजर और डेस्टिनेशन के साथ एक्नॉलेज करेगा, हैंडशेक करेगा, फिर डिलीवरेबल करेगा। और इसमें जो भी पैकेट ट्रैवल करेंगे वो सीक्वेंस तरीके से ट्रैवल करेंगे, और ये आपको 100% गारंटी देता है कि आपका जो भी डेटा है वो 100% डिलीवर होगा आपके लोकेशन पे। उसके बाद यहाँ पे जो आपके सारे प्रोसेसेस हैं उसको हैंडल करता है। इसको बोला जाता है कि ये सिक्योर और स्लो प्रोटोकॉल, ठीक है। वहीं पे UDP है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसका भी काम है आपके फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, लेकिन ये यूजर के साथ कभी भी एक्नॉलेज नहीं करेगा, उसके साथ हैंडशेक नहीं करेगा। इसमें जो भी फाइल ट्रांसफर होंगे वो सीक्वेंस वे में नहीं, जिगजैग स्टेट में होंगे।
और ये आपको एकदम गारंटी नहीं देता है कि आपका जो डेटा है वो कितना डिलीवर होगा, कितना लॉस होगा, इस चीज का वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। और इसको बोला जाता है अनसिक्योर प्रोटोकॉल, बस्ट बट अ फास्ट प्रोटोकॉल। तो दोनों में बस फर्क इतना सा है, एक जो है आपने ऑनलाइन सेगमेंट से कोई चीज ऑर्डर किया तो वो काफी सिक्योर पैकेजिंग के थ्रू आता है, और दूसरा आपने नॉर्मल अपने ग्रोसरी स्टोर से कोई चीज ऑर्डर किया और वो डिलीवरी करने आता है। तो फर्क इतना सा है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो आपको इंटरनेट एक्सेस करने का अथॉरिटी प्रोवाइड कराता है। तो ये था प्रोटोकॉल के बारे में, समझ में आया? वेरी नाइस। अब आगे हम बढ़ रहे हैं सर किसके ऊपर? हाँ जी। यूडीपी के बारे में फिर से बताइएगा सर। क्या? यूडीपी के आप बोल रहे हैं ना सर, फिर से इसको रिपीट कीजिएगा। यूडी आपको सिंपल सा बात है, यूडीपी आपका फास्ट प्रोटोकॉल है लेकिन अनसिक्योर प्रोटोकॉल है। ये कभी भी डिलीवरेबल ऑफ द कंटेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, और जो भी पैकेट ट्रैवल करता है वो जिगजैग स्टेट में ट्रैवल करता है। ओके सर। ठीक है, वेरी थैंक और यू सर। वेरी नाइस। ठीक है, आगे बढ़े। वेरी नाइस। दिस इज व्हाट इट इज, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है कि हमको इंटरनेट एक्सेस करने का अथॉरिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है। इंटरनेट हमको क्या करता है, हमको इंटरनेट प्रोटोकॉल हमको क्या करता है कि इंटरनेट एक्सेस करने का अथॉरिटी प्रोवाइड कराता है। लेकिन क्या होता है कि जब भी हमें इंटरनेट एक्सेस करना होता है तो आईपी हमको एक एड्रेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है। वो एड्रेस जो है, उस एड्रेस को हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस, जो पूरे इंटरनेट सेगमेंट पे यूनिक होता है और उसके थ्रू हम लोग सारे रिसोर्सेज को यूज करते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आपको किसी सोसाइटी का, किसी भी एरिया का अगर रिसोर्स यूज करना होता है तो क्या करना होता है? सबसे पहले उस सोसाइटी का हमें रेसिडेंट होना पड़ता है। जब हम उस सोसाइटी के रेसिडेंट होते हैं तो क्या हम अपने नाम से जाने जाते हैं? क्या हम अपने काम से जाने जाते हैं? नहीं। हम कैसे जाने जाते हैं? अपने फ्लैट नंबर से। और वो जो फ्लैट नंबर है उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में वो यूनिक होता है। वो आपका सेम नहीं हो सकता किसी और के साथ। अगर हम बात करें कि अगर आप 1206 अगर आपका है, तो उस पर्टिकुलर फ्लैट में, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में 1206 कोई और ओन नहीं करेगा, वो आप ही ओन कर रहे हैं। वो आपका ही। दैट इज द। ठीक उसी तरीके से आप अगर उस फ्लैट से बिलोंग करते हैं तो आप सारे रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम का। तो उसी तरीके से जब हमें इंटरनेट यूज एक्सेस करना होता है, जब इंटरनेट के रिसोर्सेज को एक्सेस करना होता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें एक एड्रेस प्रोवाइड कराता है जिसका नाम होता है आईपी एड्रेस। और उसके बेसिस पे हम पूरे इंटरनेट को एक्सेस करते हैं और उसके ऊपर सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ द मैसेजेस कर सकते हैं, और जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं
दैट इज व्हाट आईपी इज। समझ में आया? अब अगर हम यहाँ पे पूछें टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस, कितने कितने एनीवन? सर 2 होते हैं, कौन कौन से? IPv4 एंड IPv6। IPv4 IPv6 ये आपके वर्जन्स हैं, ओके। ये आपके वर्जन्स हैं, हम टाइप्स पूछ रहे हैं। वेरी नाइस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। पहला है पब्लिक, so this IP is always unique over the internet, जो कि हमेशा पेड स्टेट में आता है। So this IP is always unique under the internet, और ये IP जो है यूनिक होगा आपके इंटरनेट पे। स्टैटिक डायनामिक। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ IP एलोकेशन टेक्निक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ IP एलोकेशन टेक्निक। पहला होता है स्टैटिक, जो कि दिस इज एलोकेटेड इस IP मैनुअली, और डायनेमिक is allocate the IP via DS, stands for dynamic host configuration protocol. This is what it is. तो ऐसा नहीं है कि हमारे टाइप्स में आएंगे स्टैटिक और डायनेमिक, नहीं, वो कह देते हैं कि स्टैटिक और डायनेमिक भी होगा। अगर टाइप्स में है तो क्या स्टैटिक अलग होता है, क्या डायनेमिक अलग होता है? नहीं, स्टैटिक और डायनेमिक जो है वो एलोकेशन टेक्निक, ठीक है। अब क्या है कि जब भी अगर हम स्टैटिक आईपी बोल रहे हैं तो वो या तो पब्लिक होगा या तो प्राइवेट होगा, और डायनेमिक में भी या तो पब्लिक होगा या तो प्राइवेट होगा, सेम स्टेट है। बस फर्क ये है कि जो स्टैटिक होते हैं वो फिक्स होते हैं, जो स्टैटिक होंगे वो फिक्स होंगे इन द स्टेट कि वो फिक्स है एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए, और उसको जब भी हम फिक्स करेंगे तो उसको मैनुअली इंटर करेंगे, और मैनुअली इंटर करने के बाद वो फिक्स हो जाते हैं। आप जितने बार इंटरनेट के साथ कनेक्ट होंगे, जितने बार आप इंटरनेट के साथ डिस्कनेक्ट होंगे, वो आईपी चेंज नहीं होगा, वो होता है स्टैटिक। और डायनेमिक आईपी जो है, कहते हैं कि डायनेमिक आईपी आपको प्रोवाइड किया जाता है डीएचसीपी के थ्रू, स्टैंड्स फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब इसमें क्या स्टेट होता है कि अब जितने बार आप कनेक्ट होंगे, जितने बार आप डिस्कनेक्ट होंगे, उतने बार आपका आईपी चेंज होगा, उतने बार आपका आईपी चेंज होगा, ठीक है। और इस चीज को ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं प्राइवेट के टर्म, प्राइवेट आईपी के अंदर, और ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हम इसको पब्लिक आईपी के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो ये चार स्टेट होते हैं मेरे पास, टाइप्स दो हैं, पब्लिक और प्राइवेट, एलोकेशन टेक्निक है दो, जो स्टैटिक और डायनेमिक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता जो स्टैटिक है वो मतलब एक स्टैटिक भी टाइप्स में आएगा, नहीं। अगर स्टैटिक भी टाइप्स में आ रहा है तो स्टैटिक का कोई स्पेसिफिक रेंज है नहीं, या तो वो पब्लिक होगा या तो वो प्राइवेट होगा। डायनेमिक में भी या तो वो पब्लिक होगा या तो वो प्राइवेट होगा। पर्पस, दिस इज व्हाट। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो बात है कि इन सारी चीजों को मैनेज कौन करता है, ये आईपी को, डोमेन को, प्रोटोकॉल को मैनेज कौन करता है? तो मैनेज करती है हमारी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है नेम्ड एज आईएनआई, स्टैंड्स फॉर इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, ये जो है
पूरे ऑल ओवर द ग्लोब पूरे इंटरनेट को मैनेज करती है। जिसको भी आईपी परचेज करना होता है, जिसको भी इंटरनेट परचेज करना होता है, कुछ भी करना होता है, वो यहीं से असाइन होता है, वो यहीं से सारी चीजें रेगुलेट होती है। दैट इज इट। ठीक है। और इस पूरे वर्ल्ड को मैनेज करने के लिए इसने अपने आप को 5 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। Who is on mute? Please mute yourself. तो यहाँ पे इसने अपने आप को इस 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है। और इसी 5 पार्ट पे पूरे वर्ल्ड को मैनेज किया जाता है। और जो हम लोग फॉलो करते हैं, जो इंडिया फॉलो करता है, वो फॉलो करता है एपनिक रीजन। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस असाइन होते हैं, जितने भी आईएसपी जो है वो रेगुलेट होते हैं, वो इसी एपनिक रीजन के अंदर में रेगुलेट होते हैं। दिस इज व्हाट इट इज। अब जो लोग मूव कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं वर्जन ऑफ आई। मेरे पास 2 वर्जन आईपी के। IPv4 स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। दूसरा है IPv6 स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ठीक। और जो हम लोग कंप्लीटली फोकस्ड है हम IPv4। क्यों हम लोग कंप्लीटली क्यों फोकस है IPv4 पर? द रीजन इज दैट कि हम लोग IPv6 को अभी यूज करें, तो जो IPv6 है वो अभी हम लोग के लिए अवेलेबल है, मतलब पब्लिक यूजर के लिए। लेकिन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हम लोग अभी भी IPv4 को ही यूज कर रहे हैं। क्यों? रीजन क्या है? कि रीजन ये है कि IPv6 को मैनेज करना काफी टफ टास्क है। इसको यूज करने के लिए आपके सारे डिवाइस जो है अपडेटेड होने चाहिए। और अपडेटेड डिवाइस होने के बावजूद जब इसके ऊपर हम ट्रांसमिशन करते हैं, तो ये आपके डेटा लॉस को अपीयर करता है। मतलब 100% की जगह 95% ही डेटा को ये डिलीवर कर पाता है। जो 5% का डेटा है उसको ये लॉस करता है। और IPv6 को 100% डिलीवरेबल करने के लिए हम लोग IPv4 को यूज करते हैं इसके साथ एज अ चैक, कि ये जो है इसको प्रोविजन मिले, ये अपने जो भी सारे डेटाज हैं उनको ये ट्रैवल करा सके, उनको ये प्रोवाइड करा सके, उनके सामने जो भी डेटाज है उन सबको ये डिलीवर कर पाए 100%। अभी भी IPv6 के अकॉर्डिंग, IPv6 होने के बावजूद हमारा जो भी काम चलता है वो IPv4 के ऊपर ही काम चलता है। जो भी काम चलता है हमारा वो IPv4 के ऊपर ही काम चलता है। तो IPv4 कभी वैनिश होने वाला नहीं है। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हम IPv4 को ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इजी टू मैनेज है, इजी टू असाइन है, इजी टू ऑपरेट है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इसके ऊपर इजी है, सारी चीजें। और किसी भी स्टेट में IPv4 का जो डिलीवरेबल टर्म है वो 100%, वो किसी भी टाइप के डेटा। लेकिन IPv6 का ऐसा नहीं है। तो IPv6 सिर्फ अभी हम लोग के लिए अवेलेबल है, पब्लिक यूजर जस्ट लाइक मी एंड यू। तो हम लोग अगर अभी आप अपना आईपी चेक करेंगे तो वहाँ पे IPv4 और IPv6 दोनों मिलेगा। ठीक है। तो उस तरीके से इस चीज को यूज किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपेयर करें तो हम लोग IPv4 के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इन दोनों के बीच में का डिफरेंस देख लेते हैं। टाइम सेव करने के लिए हम सिर्फ अपना जो आज का जो मॉर्निंग सेशन था उसमें से हम इन दोनों के डिफरेंस हम कॉपी कर लेते हैं।
ठीक है, जस्ट टू सेव द टाइम। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, इसको जल्दी से नोट डाउन करेगा इस। कर लिया, यहाँ तक हो गया। यस सर, हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्कशन ओवर IPv4। और कहाँ से स्टार्ट करें, तो एज वी हैव सीन IPv4 कंसिस्ट ऑफ क्लासेस। IPv4 आपके क्लासेस में कंसिस्ट कर, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करें। तो यहाँ से स्टार्ट करें तो सबसे पहले है क्लास ए। क्लास ए का जो रेंज है 0 to 127। क्लास बी का जो रेंज है 128 to 191। क्लास सी का जो रेंज है 192 to 223। क्लास डी का जो रेंज है 224 to 239। क्लास ई का जो रेंज है 240 to 255। ये रेंज है आपके क्लासेस का। अब क्या है कि हमें इतने रेंजेस के ऊपर क्यों डिवाइड किया, हमने क्लासेस में क्यों डिवीजन किया। क्लासेस में डिवीजन हमने इसलिए किया क्योंकि हमें आईपी हर किसी को प्रोवाइड करना, ना कि किसी स्पेसिफिक टास्क को। और हर एक क्लास अपने एक डिजायर्ड एरिया को प्रेफर करता है। कैसे, क्लास ई बिलोंग करता है आपके आपके जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हैं, सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए। ये पूरा हैंडल करता है। जो आपका क्लास डी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कौन कौन से हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपके सारे नासा, इसरो, DRDO ये सारे आ गए। क्लास डी जो है आपके सारे इंटरटेनमेंट पर्पस, इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। क्लास डी जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, जो भी चैनल वाले लोग हो गए वो सारे क्लास डी का यूज करेंगे। क्लास सी हम लोग यूज करेंगे अपने स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। क्लास बी मेरा जो यूज होगा वो होगा मेरे मीडियम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। और जो क्लास ए है इसको हम यूज करेंगे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम यूज करेंगे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अब क्या है
कि ये जो लार्ज मीडियम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इंटरटेनमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो फिक्स हो गया, लेकिन ये स्मॉल मीडियम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमने कैसे प्रेफर किया, हमने कैसे बताया कि लार्ज स्मॉल और मीडियम ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा, तो इसको हमने बताया नंबर ऑफ यूजर के ऊपर, नंबर ऑफ यूजर या फिर नंबर ऑफ पोस्ट के ऊपर। इसका मतलब क्या है, तो एक सेट ऑफ आईपी में कितने यूनिक यूजर को हम इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं, एक सेट ऑफ आईपी में हम कितने यूनिक नंबर को, कितने यूनिक यूजर को हम इंटरनेट असाइन कर सकते हैं। तो क्लास ए में आता है 1,67,77,214, क्लास बी में है 65,542, क्लास बी में है 254, क्लास सी इतने नंबर ऑफ यूजर को हम असाइन कर सकते हैं फ्रिक्वेंटली बिना किसी प्रॉब्लम। ठीक है, अब बात ये आती है कि आखिर इतने ही फिक्स्ड यूजर कैसे हैं आपके पास, इससे ज्यादा क्यों नहीं है। तो इससे ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास डिफॉल्ट सबनेट मास्क, जो क्लास ए का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है वो है 255.0.0.0, क्लास बी का 255.255.0.0, क्लास सी का 255.255.255.0। इसको बोलते हैं हम लोग डिफॉल्ट सबनेट मास्क। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, डिफॉल्ट सबनेट मास्क। अब यहाँ पे क्या है कि इसी सबनेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आए कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ यूजर होंगे, और यही सबनेट हमें बताता है कि आप एक क्लास के जो रेंज है उसमें से कितने आईपी को आप यूज कर सकते हैं, कितना आईपी में कितने सेट्स बनेंगे, इन सारी चीजों को। तो एक बार हम बात भी कर लें कि आखिर ये सबनेट मास्क होता क्या होता है। तो जो सबनेट मास्क है, दिस इज व्हाट इट इज। तो यहाँ पे क्या है कि जो नेटवर्क आईडी है, नेटवर्क आईडी को हम इनसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और यहाँ नंबर ऑफ सेट ऑफ सेट ऑफ जो होस्ट आईडी है वो रिप्रेजेंट करता है यूजर्स और द पॉकेट। दिस इज व्हाट, ठीक है, ये चीज है। मतलब कहने का सेंस क्या है, हमारा जो IPv4 है वो चार ब्लॉक्स है, 1, 2, 3, 4। अब ये चारों ब्लॉक्स को डिवाइड किया गया डॉट के साथ।
अब यहाँ जो है, ये हर एक ब्लॉक में कौन से ब्लॉक में मेरा नेटवर्क होगा, कौन से ब्लॉक में मेरे होस्ट ऐड ऑन होंगे, इस चीज को बताया जाता है। मतलब हर एक ब्लॉक में कौन सा ब्लॉक मेरा होस्ट से बिलोंग करता है, कौन से ब्लॉक में हम यूजर को कनेक्ट कर सकते हैं, इस चीज को डिफाइन कराता है कौन, हमारा सबनेट मास्क। मतलब एक आईपी में, एक क्लास में कितने नेटवर्क ब्लॉक हैं, कितने होस्ट ब्लॉक हैं, इस चीज को डिफाइन करता है। अगर हम इसको और समराइज करें, इस चीज को और अच्छे से समझाने का कोशिश करें, तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म है वो है क्लास ए। क्लास ए का जो रेंज क्या है, 0 से 127 है। डिफॉल्ट सर्वर मास्क क्या है, 255.0.0.0। मतलब एक नेटवर्क ब्लॉक है, तीन तीन आपके पास होस्ट ब्लॉक। मतलब नेटवर्क कंसीडर ब्लॉक ऑफ आईपी, या फिर कंप्लीट सेट ऑफ आईपी, क्या बोलते हैं इसको, 126। वहीं पे अगर हम क्लास बी के बारे में बात करें, 128 to 191, मतलब 255.255.0.0। दो नेटवर्क ब्लॉक, दो होस्ट ब्लॉक, ठीक है। 16384, वहीं पे मेरे पास क्लास सी है 192 255.255.0.0। मतलब तीन नेटवर्क ब्लॉक, एक होस्ट ब्लॉक, 1152। इतने नंबर ऑफ नेटवर्क को हम कंसिडर कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। क्या मतलब क्या, तो यहाँ पे हम इसको अगर बात करें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया क्लास ए का आई 1.0.0.0। दूसरा कौन सा होगा, 1.0.0.1। तो जब भी हम यूजर को असाइन करेंगे, तो राइट हैंड साइड से पहले ब्लॉक से असाइन करना स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से पहले ब्लॉक से असाइन करना स्टार्ट करेंगे, तब फिर दूसरे दूसरे ब्लॉक्स पे मूव करते जाएंगे। दूसरा कौन सा होगा, 1.0.0.2। तीसरा कौन सा होगा, 1.0.0.3। कब ऐसा सिचुएशन आएगा कि हम यहां से इस ब्लॉक के ऊपर मूव करेंगे, हम तब मूव करेंगे जब मेरा जो जिसमें ऐड कर रहे हैं वो कंप्लीट फुल हो जाएगा, 255। हम अपना कोई भी रूम कब स्विच करते हैं, हम अपना रूम कब स्विच करते हैं, तब स्विच करते हैं जब उस रूम में पूरा, वो रूम पूरा ऑक्यूपाई हो जाए, वो रूम पूरा फुल हो, तभी हम दूसरे रूम में मूव करते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे मेरा जो एक पर्टिकुलर होस्ट का जो ब्लॉक है वो फुल हो गया, तब हम किस पे मूव करेंगे, 1.0.1.0। दूसरा क्या होगा, 1.0.1.1। तीसरा क्या होगा, 1.0.1.2। अब हम कब यहाँ से इस पे मूव करेंगे, हम यहाँ से इस पे तब मूव करेंगे जब मेरा ये भी फुल हो जाएगा, मतलब 1.0.255.255, करेक्ट। तो फिर क्या होगा, 1.1.0.0, 1.1.0.2, सॉरी, वन 1.1.0.2। ऐसा कौन सा सीन आएगा जब हम यहाँ से इसके ऊपर स्विच करेंगे, मतलब 1.255.255.255, जब ये मेरा पूरा टर्म फुल हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से क्या कहते हैं कि जब हम कोई भी चीज बुक कर रहे होते हैं, मान लीजिए कि हम किसी होटल को बुक कर रहे हैं, और होटल को बुक करने टाइम अगर वो मेरा होटल पूरा कंप्लीट बुक होता है, तो हम क्या करते हैं, उस होटल के डेस्टिनेशन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो मेरा पूरा फुल हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, पूरे टर्म को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.0.0.0। नेटवर्क ही चेंज हो गया यहाँ पे। तो ये कहाँ तक चलेगा, 2.255.255.255 तक। तीसरा 3.0.0.0, मतलब 3.255.255.255 तक। ऐसे रेंज पे ये सारा काम चलता रहेगा यहाँ, ठीक है। इस तरीके से सारे कैलकुलेशन चलते हैं।
इसी को हम बोलते हैं एक ब्लॉक मेरा बनेगा, इसको बोलते हैं कंप्लीट सेट ऑफ आईपी। जब इस पूरे सेट ऑफ आईपी को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1,67,77,214 नंबर ऑफ यूजर एक ब्लॉक में। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग इस चीज को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, इस रेंजेस को 0.0.0 से 127.255.255.255, इस तरीके से भी हम इस चीज को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी 128.0.0.0 से 191.255.255.255 तक। जीरो से लेके 223.255.255.255। दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, ये हुआ। अब क्या है, अब यहाँ पे एक और चीज को डिफाइन किया गया है, क्या कि कहीं कहीं आपको क्लास ए कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। क्लास ए आपको कुछ इस तरीके से लिखा मिलेगा 1 से लेके 126 तक। मतलब कहने का क्या है कि 0 जो है और 127 जो है वो रिजर्व आईपी है। रिजर्व्ड आईपी फॉर व्हाट? रिजर्व्ड आईपी फॉर लूप बैक, फॉर टेस्टिंग एंड फॉर डेवलपमेंट। फॉर डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ तक? 0.0.0.0 से लेके 0.255.255.255 तक, 127.0.0.0 से लेके 127.255.255.255 तक, इसको कहते हैं। ठीक है, और जो ज्यादातर हम लोग लुक बैक यूज करते हैं, हम लोग इसका भी यूज करते हैं। बात ये आती है कि लुक बैक क्या होता है, तो हम लोग ने रिंग टोपोलॉजी में पढ़ा है, लूप मतलब घूम के वापस उसी जगह पे आना। तो लुक बैक में हम लोग जनरली अपने खुद के नेटवर्किंग डिवाइस की टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं, तो उसमें हम लोग ये सेट के आईपी को ज्यादा यूज करते हैं, लूप बैक और टेस्टिंग और डेवलपमेंट में ये आईपी आपका ज्यादा यूज हो। ठीक है, और जो 0.0.0 है वो कम्प्लीटली आपका आईना के लिए असाइन किया गया है कि आईना अपने पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं। तो आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं 0.0.0.0 इज असाइंड लाइक हु ओन दिस आईपी, तो वो वहां पे वो आपको बता देगा। अब यहाँ पे एक और चीज है आपका प्राइवेट आईपी रेंजेस। प्राइवेट आईपी रेंज, अब प्राइवेट आईपी रेंज क्या है? तो क्लास ए 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255 तक। क्लास बी जो है 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255 तक। क्लास सी जो है 192.168.0.0 से लेके 192.168.55. ये है आपका प्राइवेट आईपी रेंज जो कंप्लीटली फ्री, जो कंप्लीटली फ्री है। आप अपना नेटवर्क स्टेटमेंट, हम अपना अगर प्राइवेट नेटवर्क बिल्ड करना चाहें तो हम इस आईपी पे बिल्ड कर सकते हैं, ना हमें किसी से कुछ पूछने की जरूरत है, ना हमें कहीं किसी से इस चीज के लिए परमिशन लेने के लिए जरूरत है। इसके लिए हमें कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये कंप्लीटली फ्री है। हम इसको अपने पूरे नेटवर्क में सेटअप करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? और इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं, ये क्या है मेरा रेंज। समझ में आया? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? वेरी नाइस। तो अब जो हम लोग मूव कर रहे हैं वो हम मूव कर रहे हैं दूसरे स्टेटमेंट के ऊपर। कौन सा? जो सबनेट मास्क का लास्ट स्टेटमेंट है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू ब्रेक द आईपी इनटू द सेवरल पार्ट्स दैट कैन बी यूज्ड इन इंटरनेट। मतलब हम एक आईपी को और भी पार्ट्स में तोड़ सकते हैं इंटरनेट में यूज करने के लिए। इस पोर्शन पे आपका आता है सबनेटिंग। अब सबनेटिंग क्या करता है? सबनेटिंग तो आपको एक आईपी को ब्रेक करने में हेल्प करता है। दूसरा,
आपके आईपी के वेस्टेज को बचाने के लिए यूज करता है। मतलब अगर हम बात करें कि अगर हम क्लास सी के आईपी को यूज कर रहे हैं, तो क्लास सी का अगर हम कोई भी आईपी परचेस करते हैं तो उसमें कितने यूजर को कनेक्ट कर सकते हैं? 254, राइट। 254 नंबर ऑफ यूजर को हम कनेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं जो मेरा यूज हो रहा है वो हो रहा है 200 आईपी। हमने परचेज किया क्लास सी का, तो जब भी हम परचेज करेंगे क्लास सी, तो हमें पूरा एक सेट मिलेगा जो होगा 254 का। एक पूरा सेट ऑफ आईपी मिलेगा जो होगा 254। और उसी में जो पूरा टर्म आएगा जो हमारा यूज हो रहा है वो हो रहा है 200 आईपी। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा है 200 आईपी। और जो वेस्टेज है वो कितना है? तो इसमें से माइनस अगर हम 254 करें तो मेरा कितना बच रहा है? 54। मतलब जो मेरा वेस्टेज है वो कितना है? 54। मतलब 54 आईपी जो है वो मेरा वेस्टेज स्टेट है। अगर ये वेस्ट नहीं हो रहा होता तो ये हम किसी और को असाइन करते और वो वहां पे इसको बहुत अच्छे से यूज कर पाते, राइट। लेकिन हालांकि क्लास सी मेरे थ्रू परचेज किया गया है, तो ये 54 आईपी किसी और को असाइन नहीं किया जा सकता। तो इस वेस्टेज से बचाने के लिए, इस वेस्टेज को ओवरकम करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं उसको बोलते हैं सबनेटिंग। ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि जो सबनेटिंग का जो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे वो हम 80% यहाँ पे कवर अप करेंगे। 80% क्यों? 100% क्यों नहीं? जो 100% का जो रेस्ट 20% जो आपका बच रहा है वो बच रहा है आपका रूल बुक। जो रूल बुक आप अपने हायर क्लासेस में देखें, ठीक है। जिसमें आपको बताया गया कि एक क्लास के आईपी में कितने ब्लॉक्स में कितने टर्म्स को ऑन कर सकते हैं, कितने टर्म्स को आप ऑन नहीं कर, कितने बिट्स को आप ऑन कर सकते हैं, कितने बिट्स को आप ऑन नहीं कर सकते, वो मैनेज कैसे होंगे, इन सारी चीज। ठीक है। यहाँ पे हम लोग कन्वर्जन तक देखेंगे, जो बाइनरी टू आईपी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है, हम लोग वहां तक इन सारी चीजों को कवर अप करें। इसको बोलते हैं हम लोग आउटसाइड वर्ल्ड। इसको बोलते हैं हम लोग राउटर। ये होते हैं एम्प्लॉय, 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 एम्प्लॉय। इसको कंसिडर कर दीजिए अभी के लिए स्विच। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरा एचसीएल है, इसने एक आईपी को परचेस किया, एक आईपी को परचेस किया 190.25.16. इसने एक आईपी को परचेस किया। ठीक है। हम सेट ऑफ आईपी के बारे में बात नहीं करें, हम आईपी के बारे में बात करें। तो यहाँ पे एक आईपी को इसने परचेस किया यहाँ। अब बात क्या है कि जब इसने एक आईपी को परचेस किया, ऐसी क्या बात है जो एचसीएल ने आईपी परचेस किया? तो जब एचसीएल ने आईपी परचेस किया है, तो जो आईना है, अब आईना इसको डायरेक्ट इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसी आईपी के ऊपर, और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में एचसीएल को इसी आईपी से जाना जाएगा। एचसीएल को इसी आईपी के थ्रू जाना जाएगा। Okay? अब दूसरी बात, ये सारे प्रोसेसेस तो हो रखे। अब दूसरी चीजें ये आती है कि एचसीएल ने आईना के साथ इतने पैसे खर्च करके आईपी को क्यों परचेस किया? वो सीधा इंटरनेट अपने एयरटेल से भी ले सकता था, बीएसएनएल से भी ले सकता था, किसी से भी ले सकता था। और उसको अगर ऐसा रिसोर्सेस है तो उसको काफी सस्ते रेट में इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया जाता, राइट। दैट इज व्हाट इट इज। तो उसने क्यों नहीं परचेस किया? इसलिए नहीं परचेस किया क्योंकि जब हम लोग कोई भी चीज यूज कर रहे हैं तो हम लोग बाय पर्पस पे यूज कर रहे हैं। हम एयरटेल से ले रहे, हम जियो से ले रहे, हम ऐसे इंटरनेट को ले रहे हैं। तो जब हम इंटरनेट कहीं और से ले रहे हैं तो उस इंटरनेट प्रोवाइडर को पता है कि हम कब क्या यूज कर रहे हैं। मतलब कहने का सेंस कि आप जब भी इंटरनेट यूजर को कॉल करेंगे, आपने एयरटेल के ऊपर जब भी कॉल किया, तो उस एयरटेल पे कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव जो है वो आपको बता सकते हैं कि आपने कितने बार टर्न ऑन किया है डेटा, कितने बार टर्न ऑफ किया है, और उस टर्न ऑन डेटा में आपने क्या क्या किया। आपने व्हाट्सएप ओपन किया, आपने फाइल शेयर किया, आपने फेसबुक ओपन किया, आपने यूट्यूब देखा, यूट्यूब पे कौन से वीडियो को आपने देखा, सारी चीजें वो बता सकता है।
तो HCL जैसे जो जाइंट कंपनीज है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका डेटा कहीं पे स्टोर हो, तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए ये अपना आईपी यहाँ पे परचेस करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जब इसने आईपी परचेस कर लिया, तो हम लोग सबको पता है कि एक आईपी मतलब एक यूजर, एक आईपी मतलब एक यूजर ही असाइन हो सकता है। ठीक है। अब HCL के अंदर तो बहुत सारे इंप्लॉयज है, तो कैसे यूज करेंगे? तो हम इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? तो इस स्टेट में ब्रेक करेंगे। ये मेरा आईपी। सबसे पहले तो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे। वो क्या है? वो ये पोर्शन 2 to the power 7। ठीक है। जब हम इन सबको कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? 1928 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, और इन सबका सम कितना आएगा? 245। ठीक है। लेट मी शेयर माय होल स्क्रीन। यहाँ पे हम ओपन करते हैं कैल्सी और ऐड करते हैं 128.32.16.8.4.2। कितना आया? 255। हमने किसको किसको ऐड किया? हमने ऐड किया 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। तो कितना आया मेरे पास? 255। मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1 पे जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे पास कितना आ रहा? तब मेरे पास आ रहा है कितना? 255। तो क्या है? ये इसको बिलोंग कर रहा है। लेट मी चेंज द कलर। तो ऐसे belong। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ये सारे बिलोंगिंग तो चल रही है। अब यही रीजन है कि हमारा जो हर एक ऑक्टेट का जो रेंज है इस IPv4 में, वो 255 तक हो। क्योंकि जब हम बाइनरी कन्वर्जन पे जाके ऐड करेंगे तो मेरा जो सम आएगा वो 255 का आएगा। और 8 बिट्स में जब हम 255 को बाइनरी स्टेट में लिखेंगे तो वो 8 1 से रिप्रेजेंट करेगा। इसी रीजन है कि 0 से लेके 255 तक हमारा रेंज होता है। अब जैसे हमने ऐड करके 255 लाया, अब उसी स्टेट में हमको ऐड करना है कि मेरा जो सम हो वो 190। कैसे ऐड करेंगे? 128 को ऐड करेंगे, 64 को नहीं, 32 हाँ, 16 यस, 8 यस, 4 यस, 2 यस, 1 नो। क्या आएगा? 190। मतलब 10450। इतना ऐड करके देख लेते हैं। ओपन करते हैं हम लोग कैलसी, और कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन हो गया। अब क्या ऐड करना है? 128 प्लस किसको किसको ऐड किया? 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, इसी को ऐड किया हमने। क्या आया? 190। ठीक उसी तरीके से हमें ऐड करना है कि हमारे जो सम हो वो 25 हो। तो किसको ऐड करेंगे? 128 को नहीं, 64 को नहीं, 32 को नहीं, 16 को यस, 8 16 24, 0 0 और 1। क्या आ गया? 25। तो 000 11 001, 16 हमारे पास ऑलरेडी है। वन भी हमारे पास ऑलरेडी है। ये रहा। ये क्या हुआ आपका? रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। इसको लिखेंगे कैसे? इसको इस स्टेटमेंट।
दिस इज व्हाट ये रहा आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लेट मी क्लियर दिस वन, लेट मी मेक इट परमानेंट ओवर हियर। ये रहा, दिस इज। अब यहाँ पे क्या है, 0 कंसीडर करता है ऑफ बिट और 1 कंसीडर करता है ऑफ बिट। अब इसी स्टेटमेंट पे हमारा पूरा रूल बुक डिपेंड करता है कि हमारा कि मतलब एक जब यहाँ पे हम बाइनरी कन्वर्जन कर लिए तो किस क्लास के आईपी में कितने ऑक्टेट में कितने बिट्स को हम ऑन कर सकते हैं, कितने बिट्स को ऑफ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक बाइनरी कन्वर्जन कर देखा है। अब क्या कर रहे हैं कि हमें आगे समझने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे जा रहे हैं। आगे समझने के लिए हम लोग एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे जा रहे हैं जहां पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम रूल बुक में देख चुके हैं, हमारा सारा रूल बुक कवर अप हो चुका है। तो जो हमारा सारा जो हमने कन्वर्जन किया उसके बाद जो हमारे पास आईपी आ रहा है वो आ रहा है 190.26.0.1। इसको क्या बोलेंगे हम, ये आईपी क्या कंसिडर कराएगा, CIDR स्टैंड्स फॉर क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। इसको बोलते हैं हम क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब क्या है, ये है कि जो आईपी हमारे पास ब्रेकेज के बाद आई उसको हम बोलेंगे क्लासलेस। क्यों, क्योंकि जब हमने आईपी यहाँ पे परचेस किया था तो ये किसी क्लास को बिलोंग कर रहा था, ये किसी क्लास को बिलोंग कर रहा था। जैसे ही हमने इसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, इसको ब्रेक करके इस आईपी को लाया, अब ये क्लासलेस आईपी पे बिलोंग कर रहा है और इस आईपी को हम किसी इंटरनल पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हैं, हम अपने आउटर पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, ये कहता है। तो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट तभी तक हमारा वो ऑब्जेक्ट के नाम पे कहलाता है जब तक वो टूटा ना हो। ठीक है, जैसे ही वो टूट गया हम लोग क्या बोलते हैं कि वो क्या है, वो एक टूटा हुआ ऑब्जेक्ट है। दैट इज व्हाट इट्स इज द क्लासलेस। और इस आईपी को हम सिर्फ एक इंटरनल पर्पस के लिए यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे, तो इंटरनल पर्पस के लिए जो हमारा यूज होगा वो इस स्टेट पे यूज होगा कि जो हमारा CIDR का जो आईपी है वो क्या है, जो CIDR का जो आईपी आया वो आया 190.26.0.1। ठीक है, तो ये कैसे चलेगा, 190.26.0.1, नेक्स्ट 190.26.0.2, नेक्स्ट 190.26.0.3, 190.26.0.4, 190.26.0.5। ये कहाँ तक जाएगा, 190.26.0.254, 190.26.0.255, यहाँ तक चलेगा। ठीक है, अब क्या है, इस आईपी को और इस आईपी रिजर्व रखते हैं किस चीज के लिए, इसको हम बोलते हैं कि ये मेरा बताता है कि हम किस नेटवर्क के बिलोंग कर रहे हैं, मतलब किस सेट ऑफ आईपी पे हम काम कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क आईपी या नेटवर्क आईडी। ठीक है, CIDR के अंदर। वहीं पे हमारे पास क्या आता है, इसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग आईपी या आईडी। क्यों, क्या काम है इसका, ये ब्रॉडकास्टिंग आईडी और आईपी क्यों, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग स्टेट में मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करता है, यूजेबल आईपी। ये जितने भी यूजेबल आईपी हैं इन सबको ये मेंटेन करता है, किस स्टेट के लिए, मेंटेन करता है कि ये जो यूजेबल आईपी हैं कितने आईपी असाइन हो रखे हैं, कितने आईपी बचे हुए हैं और कितने आईपी को हमें असाइन और करना है इस पर्टिकुलर नेटवर्क।
तो जितने भी टर्म्स डिफाइन होते जाएंगे उसका पहला आईपी और आखिरी आईपी हमेशा रिजर्व हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही होगा 196 190.26.1.0 जैसे ही आएगा वो आईपी रिजर्व हो जाएगा। फिर जो 255 वाला आईपी होगा वो रिजर्व हो जाएगा। तो हर एक सेट का हर एक पर्टिकुलर सेट बना जैसे ही 255 तक आया तो पहला आईपी और आखिरी आईपी जो है वो रिजर्व हो जाएगा नेटवर्क पर्पस के लिए और ब्रॉडकास्टिंग पर्पस के लिए। ठीक है, और ये जो यूजेबल आईपी है यही आईपी सिर्फ असाइन होंगे आपके यूजर्स को। ठीक है, इस तरीके से जो ब्रॉडकास्टिंग का काम क्या है, ब्रॉडकास्टिंग का काम इतना सा है कि ये ब्रॉडकास्ट करते रहेगा कि कौन सा न्यू यूजर आया उसको कौन से आईपी को असाइन करना है, क्या इसमें से सारे आईपी मेरे असाइंड है, कितने आईपी मेरे बचे हुए हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिजर्व फॉर CIDR पर्पस। ठीक है, रिजर्व फॉर CIDR पर्पस। अब जो आईपी एलोकेट होगा यहाँ पे वो आईपी कुछ इस बेसिस पे एलोकेट होगा। ये आईपी यहाँ पे एलोकेट। ठीक है, ये रहा। सही। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आईपी दूसरा, ये आईपी दूसरा। अब यहाँ से अगर 02 ने इंटरनेट पे कोई चीज एक्सेस किया, मतलब ये कुछ रिक्वेस्ट के लिए एक्सेस कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे ये स्विच के पास आएगा और यहाँ पे DHCP के अंदर CIDR के अंदर ये ऑथेंटिकेट होगा कि क्या ये आपके नेटवर्क का ही आईपी बिलोंग कर रहा है। जब ये चीज अलाउ हो गया, ऑथेंटिकेट हो गया कि हाँ ये मेरी ही आईपी का बिलोंग है, तो फिर यहाँ से ये आगे बढ़ेगा। जैसे ही आगे बढ़ेगा यहाँ पे इसको एक टेक्नोलॉजी मिलेगा जिसको बोलते हैं नेट और पैट। नेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, पोर्ट एट पैट स्टैंड्स फॉर पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके इस आईपी को मास्क करना रियल आईपी से। तो आपका रियल वर्ल्ड में जो भी रिक्वेस्ट जनरेट होगा वो जनरेट होगा HCL के नाम से कि ये HCL ने रिक्वेस्ट जनरेट किया और HCL को फुलफिल करना है। दिस इज व्हाट इट इज। ठीक उसी तरीके से जैसे आपका बिजली बिल आता है तो आपका जो बिजली बिल आता है वो आपके घर के नाम पे आता है, आपके ओनर के नाम पे आता है। ऐसे नहीं आता कि आपने फ्रिज 4 घंटे चलाए तो इसका इतना यूनिट उठा, आपने इस चीज को यहाँ पे यूज किया तो इसका इतना यूनिट उठा, ऐसे नहीं आता है। राइट, दिस इज व्हाट। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। यस सर। अभी तो जस्ट बताया, इसलिए तो बोला गया कि सारी चीजों को सुनते रहा करें। हमने यहाँ पे जो CIDR के ऊपर जो कन्वर्जन परफॉर्म किया तो हमने क्या बोला कि जब हम करते हैं तो सबनेटिंग के थ्रू हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि हर एक ऑक्टेट में कितने आईपी को हम ऑन कर सकते, कितने बाइट्स बिट्स को ऑन कर सकते हैं, कितने बिट्स को हम ऑफ कर सकते हैं। दैट इज अ टर्म। तो ये जो कितने बिट्स को ऑन कर सकते हैं कितने बिट्स को ऑफ कर सकते हैं ये कहाँ देखेंगे हम लोग, ये हमारा दिखा जाएगा हमारे रूल बुक के अंदर, और वो रूल बुक हम लोग अपने हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। तो उस चीज को हमने इस आगे पढ़ने के लिए, आगे समझने के लिए हमने एग्जाम्पल ले लिया कि जो कन्वर्जन किया उसके बाद हमारा ये आईपी निकल के आया। ठीक है। हेलो। समझ में आया यहाँ तक कि सबको। यस अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि हमने यहाँ पे ये प्राइवेट आईपी का जो रेंज है सर इसको क्यों नहीं यूज किया, हमने यहाँ पे इतने सारे कैलकुलेशंस करने के बाद क्यों यूज किया। इसलिए यूज नहीं किया
क्योंकि ये जो प्राइवेट आईपी रेंज है ये सबको पता है, ये सबको पता है, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है, ये कोई भी यूज कर सकता है। और जो एचसीएल का ये पब्लिक नेटवर्क है, मतलब ये जो पब्लिक आईपी है, ये कोई भी पता कर सकता है कि अच्छा एचसीएल का ये आईपी, ठीक है। तो जब दोनों चीजें अगर आपको पता होगा तो आप कभी भी इंटरनेट के अंदर कनेक्ट हो सकते हैं इस एचसीएल के नेटवर्क के अंदर। अब जब यहाँ पे वेरिएंस है तो आपके लिए काफी डिफिकल्ट होगा कि कौन सा आईपी है और कैसे उस चीज को असाइन करना है। इसीलिए हम लोग कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो प्री डिफाइंड आईपीज होता है इसको यूज नहीं करते। हाँ, यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब वो एकदम ऑप्टिमम लेवल पे होता है, जब एकदम बेस लेवल पे जब हम काम कर रहे होते हैं तब हम इस लेवल को यूज करते हैं। दिस इज व्हाट, तो ये था आपका पूरा आई। ठीक है, समझ में आया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है नेटवर्किंग कमांड्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नेटवर्किंग कमांड्स। यहाँ पे हम लोग नेटवर्किंग कमांड्स को भी देख लें फटाफट। जस्ट अ सेकंड गाइस। ये रहा आपका नेटवर्किंग कमांड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला नेटवर्किंग कमांड है वो है आपका पिंग। पिंग स्टैंड्स फॉर पैकेट इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसका कमांड क्या है कि आपकी कनेक्टिविटी को टेस्ट करना, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जैसे हम कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि आप हमको व्हाट्सएप के ऊपर पिंग कीजिए, मतलब मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुई है, जो भी चीजें हम वहां पे डिस्कस करें। तो पिंग का कमांड इतना सा। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग इस चीज को रन करने के लिए हम सीएमडी को यूज कर रहे हैं, जो कि विंडोज का इनबिल्ट एप्लीकेशन है, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लिखा कमांड, यहाँ से ओपन कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट को, या फिर विंडो आर टाइप सीएमडी, यहाँ पे आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन, ठीक है। मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है, कमांड प्रॉम्प्ट वेरिएंस। तो यहाँ पे हम क्या किए, पिंग 8.8.8.8, ये किसका आईपी है, ये आईपी है आपके डीएनएस गूगल का। एंटर किए तो क्या है, मेरे पास रिप्लाई आ रहा। अब हम यहाँ पे पिंग करें 190.25.16.1, लेट चेक ये किसका आईपी है। रिक्वेस्ट टाइम आउट, ये हमारा एग्जांपल वाला आईपी है जो हमने लिया था, ठीक है। तो एक जो 8.8.8 है, हम इस पे कनेक्ट है, कैसे कनेक्ट है, यहाँ पे हम पिंग कर रहे हैं 8.8.8 32 बाइट्स ऑफ डेटा। 32 बाइट्स ऑफ डेटा कहने का मतलब IPv4 के साथ, ठीक है। जब अगर हम यहाँ पे पिंग स्टैटिस्टिक्स को देखें तो हमने 4 पैकेट सेंड किया, हमें 4 पैकेट वापस से रिसीव हुआ, मतलब मेरा जो लॉस है वो 0% है। अब राउंड ट्रिप टाइम के बारे में बात करें तो राउंड ट्रिप टाइम क्या है, यहाँ से गया मेरे रिसोर्स को लेके आना, मतलब यहाँ से लेके अपने सर्वर तक पहुंचना, फिर वहां से रिस्पॉन्स को लेके आना, उसमें जो इसको टाइम लगा वो 64 मिली सेकेंड्स का मिनिमम टाइम लगा, मैक्सिमम 79, एवरेज जो है वो 69 मिली सेकेंड। और यहाँ जो टीटीएल है, टीटीएल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम टू लीव, कि वो जो पैकेट है, जो पैकेट यहाँ से गया, जो 32 बाइट्स का जो पैकेट यहाँ से रेडी होके गया, उसको कितना टाइम लगा मेरे सिस्टम को छोड़ने, उसको कितना टाइम लगा मेरे सिस्टम को छोड़ने में, दैट इज व्हाट द पिंग सेज, ठीक है। अब वही बात यहाँ पे अगर हम देखें पिंग 190.25.16.1, तो मेरे पास क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट। रिक्वेस्ट टाइम आउट आने का क्या मतलब है, हमने 4 पैकेट सेंड किया, जो रिसीव हुआ वो 0 हुआ, लॉस्ट 100%, मतलब या तो ये आईपी मेरे नेटवर्क में अवेलेबल नहीं है, या तो हम इस चीज के साथ कनेक्ट हैं। सिंपल सा बात, अगर हम कनेक्ट होते हैं तो मेरे पास रिप्लाई आता, हम कनेक्ट नहीं है तो मेरे पास रिप्लाई नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आईपी ही पिंग कर सकते हैं, हम यूआरएल भी पिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम पिंग करें www.google.com तो रिप्लाई आ रहा, दैट इज व्हाट इट्स, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा पूरा पिंग काम करता है, समझ में आया।
यहाँ पे कुछ पूछना है? वेरी नाइस। अब अगर हम बात करें ट्रेसेट के बारे में, तो ट्रेसेट हमारा विंडोज में, ट्रेस रूट हम लाइनक्स में लिखते हैं। दोनों का काम क्या है कि जो भी पैकेट मेरा ट्रैवल कर रहा है उसके रूट को डिफाइन करना, जो भी पैकेट मेरा ट्रैवल कर रहा है उसके पाथ को डिफाइन करना, उसके पाथ को एग्जामिन करना। ठीक है, तो रिमेंबर करें अब ट्रांसपोर्ट लेयर के क्लास को। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो क्लास था, तो हमने एक चीज मेंशन किया था कि जो भी हमारा टाइम, जो भी हमारा पैकेट का डिलीवर चलता है, जो भी हम पैकेट को डिलीवर करते हैं, वो कभी भी हम डायरेक्ट सोर्स टू डेस्टिनेशन तक नहीं जाते, हम पॉइंट टू पॉइंट होके जाते हैं। तो वो जो पॉइंट टू पॉइंट होके जाना है, वो क्या है, वो कैसे कैसे जा रहा है, उस चीज को डिफाइन कैसे करते हैं, उस चीज को एग्जामिन कैसे करते हैं, हम ट्रेस के थ्रू। लेट्स हैव अ टर्म, इसको क्लियर करेंगे और लिखेंगे ट्रेसट ए.ए.ए. ये जो कमांड है क्या है, ये मेरा ट्रेसिंग करेगा किसको, ए.ए, क्योंकि हम इसी के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पे आएगा ट्रेसिंग रूट थ्रू dns.google। तो यहाँ पे आया 8.8.8 ओवर अ मैक्सिमम ऑफ 30 होप्स, ओवर अ मैक्सिमम ऑफ 30 होप्स। होप्स क्या है यहाँ पे? होप से आपके नेटवर्किंग पॉइंट्स, होप से आपके नेटवर्किंग सर्वर्स, मतलब जो आपके रिस्पॉन्स को फुलफिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, जो आपके रिस्पॉन्स को फुलफिल करेंगे, दैट इज व्हाट इट इज। तो 30 तक क्यों? क्योंकि हमने लिमिट डिफाइन किया कि जो भी चीज आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो आपका 30 पॉइंट तक फुलफिल हो जाएगा। अगर 30 से 31 जा रहा है तो पैकेट को वहीं पे टर्मिनेट करना है कि मेरा अनकंडीशनल लूप स्टार्ट ना हो, वहां पे अनटर्मिनेबल लूप स्टार्ट ना हो। जैसे रिंग टोपोलॉजी में हमने बताया था कि पैकेट को पता ही नहीं है टर्मिनेट कहाँ होना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिमिट सेट कर रहे हैं कि जो भी पैकेट जाएगा वो 30 तक को चलना है, मतलब 30 तक ही चलना है, उससे कम भी चल सकते। अगर कम में मेरा रिस्पॉन्स फुलफिल हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं रिस्पॉन्स फुलफिल हुआ तो 30 तक ही आप चलेंगे। दैट इज व्हाट इट इज। तो होप्स क्या है यहाँ पे मेरे पास, नेटवर्किंग पॉइंट्स, नेटवर्किंग सर्वर्स जो हमारे रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स के टाइम शो कर रहे हैं। जो फर्स्ट पॉइंट बता रहा है, जो फर्स्ट वन बता रहा है कितने देर में पहुंचा, सेकेंड कितने देर में वो प्रोसेस कर रहा, थर्ड कितने देर में वो मेरे मशीन को लीव कर रहा, और ये जो है वो सारे मशीन के आईपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि मेरे कितने पॉइंट्स पे जाके, कितने होप्स पे जाके मेरा रिक्वेस्ट फुलफिल होता है। ओके, तो मेरा जो है 14 होप पे हमको dns.google मिल गया। मेरा 14 होप पे dns.google मेरा मिल गया। दिस इज व्हाट द ट्रेस सक्सेस। समझ में आया? वेरी नाइस। अब जो मेरे पास कमांड है वो आईपी कॉन्फ़िग कमांड है। आईपी कॉन्फ़िग इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन। ये हालांकि मेरा ट्रबल शूटिंग कमांड है। इस चीज से हम अपने आईपी को ट्रबल शूट करते हैं, और किसी भी नेटवर्किंग एडेप्टर्स, मतलब मेरे डिवाइस में कितने नेटवर्किंग एडेप्टर्स अवेलेबल हैं, उनके डिटेल लेने के लिए हम आईपी कॉन्फ़िग कमांड को रन करते हैं। इसका कमांड से हम किसी भी सिस्टम को आईपी असाइन रिकॉन्फ़िग कर सकते हैं, इसलिए इसको ट्रबल शूटिंग कमांड कहा जाता है। यहाँ पे मैंने 4 स्टेटमेंट इन किया है, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रिलीज, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश। हमारे पास 14 15 प्लस ऑप्शंस हैं आईपी कॉन्फ़िग के ऊपर, तो आप उस सारी ऑप्शंस को आप खुद देख सकते हैं। जो यूज करते हैं हम लोग, ये 4 यूज करते हैं, जो भी आपको जानने के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, ठीक है। तो आईपी कॉन्फ़िग क्या है? आईपी कॉन्फ़िग सिंपल, आपके नेटवर्किंग एडेप्टर्स की डिटेल लेने के लिए। आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल आपका क्या है, पूरे नेटवर्किंग एडेप्टर्स के पूरे डिटेल को लेने के लिए।
हम यहाँ पे सिर्फ 2 कमांड को रन करेंगे, ipconfig /all। बस हम ipconfig रिलीज और रिन्यू को रन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों कमांड ऐसे हैं कि जैसे ही अगर हम रन करेंगे तो मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और इन दोनों कमांड का क्या मतलब है? रिलीज का मतलब है कि जो भी आईपी आपने ऑक्यूपाई कर रखा है, जिस भी आईपी पे आपका काम चल रहा है, वो आईपी को आप रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, वो आईपी को आप रिलीज कर रहे हैं। और रिन्यू का क्या काम है कि आप डीएचसीपी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको नया आईपी दे। आईपी कॉन्फ़िग रिलीज से और रिन्यू से आप क्या कर रहे हैं? डीएचसीपी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आपको आपको नया आईपी दे। तो रिलीज और रिन्यू आपके ट्रबल शूटिंग के लिए यूज किया जाता है कि जैसे आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट तो है, लेकिन आपका इंटरनेट चल ही नहीं रहा। कितने बार होता है कि यहाँ पे इंटरनेट है, वाईफाई कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क आ रहा मेरा, वो क्या है? उसको हम रिलीज करेंगे आईपी कॉन्फ़िग रिलीज और रिन्यू से। दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे हम कमांड रन करते हैं, आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है, एंटर। तो हम जैसे ही आईपी कॉन्फ़िग को रन किए, यहाँ पे मेरे पास सारे एडेप्टर्स आ मेरे पास सारे एडेप्टर्स आ गए, जो भी मेरे एडेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। उसके आईपी एड्रेसेस IPv4 IPv6 ये सारे एडेप्टर मेरे पास आ गए। अब यहाँ पे हम रन करें आईपी कॉन्फ़िग /all। जैसे ही हम आईपी कॉन्फ़िग /all रन कर रहे हैं, मेरे पास पूरा उस एडेप्टर का डिटेल आ रहा है, उसके नेम, उसका फिजिकल एड्रेस मतलब मैक एड्रेस, उसमें क्या इनेबल है, क्या आईपी है IPv6 उसका, क्या IPv4 को यूज कर रहा, उसका आईपी कितने देर तक चलेगा, क्या लीज उसने ऑब्टेन कर रखा है, क्या गेटवे है, गेटवे के डीएचसीपी सर्वर कौन सा है, डीएनएस सर्वर कौन सा है, नेट बायोस इनेबल है या नहीं, टीसीपी आईपी है या नहीं, सारी चीजें यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है हर एक एडेप्टर, जो सिर्फ मेरे सिस्टम में एप्लीकेबल, आईपी कॉन्फ़िग /all। ठीक है, दिस इज यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? ठीक, वेट। अब जो मेरा लास्ट कमांड है वो कौन सा है? एनएस लुकअप। एनएस लुकअप कमांड का सिर्फ इतना सा पर्पस है कि आप जो भी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट आपका कहाँ से फुलफिल हो रहा है। आप जो भी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट आपके कौन से सर्वर से फुलफिल हो रहा है। इस कमांड से हम क्या करते हैं? अपने सर्वर को लोकेट करते हैं, जहां से रिस्पॉन्स आ रहा है उसके पूरे आईपी को फाइंड आउट करते हैं। इसका ये कमांड, इसको रन करके देखते हैं एक बार। हम लिख रहे हैं एनएस लुकअप www.google.com। ठीक है, जैसे ही हम ये रन किए तो मेरे पास क्या है? मेरा जो गूगल रिस्पॉन्स करता है वो इस 2 आईपी के ऊपर रिस्पॉन्स कर रहा है। मतलब मेरे सराउंडिंग में ये 2 सर्वर हैं जहां से मेरे गूगल का रिस्पॉन्स आता है। तो सिर्फ गूगल ही नहीं, आपको जो मर्जी है आप वो रन कर लो। हम यूट्यूब रन कर लिए, तो यूट्यूब के इतने सारे आईपी अवेलेबल हैं जहां से सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। यूट्यूब ही नहीं, आप Amazon रन कर लो, आपको जो मर्जी आए रन कर लो। तो सिर्फ यूआरएल ही नहीं, आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो आईपी है वो सही है या नहीं, आपको जो रिस्पॉन्स जहां से मिल रहा वो सही मिल रहा है या नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या रन किया है? 8.8.8। 8.8.8 किसका है? मैंने क्या बताया? 8.8.8 जो है वो डीएनएस गूगल का डीएनएस गूगल का आईपी है। तो चेक कर लेते हैं क्या वो सही है। तो यस, वो सही है। 8.8.8 जो है वो डीएनएस गूगल का आईपी। और यहाँ पे जो ये आईपी देख रहे हैं ये क्या है? ये मेरा आईपी है, मेरे डीएचसीपी डीएनएस सर्वर का आईपी। दिस इज व्हाट। तो यहाँ पे इस तरीके से ये एनएस लुकअप आपका कमांड रन करता है, और आपके एनएस लुकअप कमांड का यूज होता है कि आपके सारे रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपका रिसोर्स कहाँ से फुलफिल हो रहा है, कैसे फुलफिल हो रहा है, और उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो कहाँ से। दिस इज व्हाट इट इज। समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है?
दिस इज व्हाट इट इज। तो अब है टाइम आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस का, तो उसको भी देख लेते हैं। तो जस्ट a second guys, let me grab the interview questions for you all. ये है कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस गाइस, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, 1 से 90 तक नोट डाउन कर लिया। ट्वेंटी टू 40 हो गया। यस सर। 41 टू 55 तक हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है 56। वन टू 20। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका सिलेबस N प्लस का कंप्लीट होता है। सो दिस इज द थिंग दैट वी आर ओवर हियर टू कंप्लीट। यहाँ पे आपका N प्लस का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। दिस इज राइट। तो अभी भी किसी को कुछ पूछना है? जस्ट
तो अगर हम स्टार्टिंग में हैं और यहाँ पे अगर हम सिलेबस पे बात करें तो हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग को कवर अप किया, नेटवर्किंग डिवाइसेस को देखा, केबल देखा, टाइप्स ऑफ नेटवर्क को पढ़ा, हमने टोपोलॉजी पढ़ा, ओएसआई मॉडल, प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल और नेटवर्किंग डिवाइसेस को देखा, और साथ ही साथ हमने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी देखा, राइट। सो दिस इज द थिंग गाइस, जैसा प्रॉमिस किया था डे 1 से डे 6 हम ये सारी चीजें कवर अप करेंगे। हम लोगों ने ये सारी चीजें कवर अप, दिस इज द। तो अब भी किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, दिस इज द। मेरे साइड से N+ में सिर्फ इतना ही, ठीक है। दिस इज द। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, कि आपके अब आने वाले क्लासेस और आपके आने वाले इंटरव्यू टर्म्स में आप अच्छा करें, किसी भी चीज को आप नहीं छोड़ें, सारी चीजों को पढ़ें, सारी चीजें जरूरी हैं। यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि ये पूछा जाएगा ये नहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं कहा जा सकता। हर एक चीज कभी भी कोई भी चीज कहीं से भी पूछी जा सकती है, तो उस चीज के लिए प्रिपेयर रहें और सारी चीजों को पढ़ें, ठीक है। अपने आप को प्रिपेयर करके रखें इंटरव्यू के लिए, कभी भी हो सकता है। आप अपने आप को अपडेट रखें, सारी चीजें पढ़ते जाएं, और कभी भी कंफ्यूजन हो तो चीजों को जरूर पढ़ें, कंफ्यूजन अपना दूर करें, दैट इज। सो दिस इज द थिंग गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इंटरव्यूअर्स एंड फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यूज। Thank you, sir. Thank you, sir. वेरी Thank you, नाइस, sir. वेरी नाइस। तो